हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका कॉमिक स्टार चैनल पे। तो चलिए शुरू करते हैं नेगेटिव्स का पार्ट 3। हम दो टीम बनाएंगे, एक कोशिनी को ढूंढने के लिए और दूसरी यामिनी के लिए। कोशिनी के लिए तो लेवल एक्स की टीम पर्याप्त है, पर यामिनी के लिए मैं खुद जाऊंगा। आप स्थिति अभी इतनी ख़राब नहीं लग रही है कि आपको जाने के लिए आवश्यकता पड़ जाए। सेना नायक अंडमान और आप चले गए तो यहाँ का शासन कौन देखेगा। जाना तो पड़ेगा ही, वरना नाक कट जाएगी हमारी। आखिर यामिनी हमारी मंगेतर है। क्या कहेंगे सारे नेगेटिव्स। मैं जाऊँगा सतह पर और मुझे किसी टीम की आवश्यकता नहीं है। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, हम 15 मिनट में राजनगर एयरपोर्ट पर लैंड करेंगे। कृपया, कहीं मुझे इंग्लैंड से यहाँ पहुँचने में देर तो नहीं हो गई। कहीं उन लोगों ने जो कहा था वो सच तो नहीं होगा। खुशामदीद डॉक्टर योको, हमारा काम हुआ हो गया, पर पहले मेरी मंगेतर को आज़ाद करो, मैं उसे देखना चाहता हूँ। हमारा काम सही हुआ तो तुम्हारी मंगेतर भी सलामत मिलेगी डॉक्टर। सेट 5 के ट्रांसमिशन सिस्टम में लगने वाली असली चिप दिखाओ। यह देखो, इसे मैंने तुम्हारी स्पाई चिप से रिप्लेस कर दिया है। गुड, अब तुम अपनी मंगेतर से मिल सकते हो ऊपर जाकर। अब तक तुम्हारी मंगेतर तो अपनी स्वर्ग यात्रा के लिए रवाना भी हो चुकी होगी। यह तो सचमुच जा रही थी, पर हमने इसकी स्वर्ग यात्रा का टिकट कैंसिल करा दिया। यह कैसे? यह बची कैसे? डबल क्रॉस। सच्चाई ने बचाया इसे। योको को परेशान देखकर इसकी दोस्त श्वेता ने वजह पूछी और यह झूठ नहीं बोल पाया। सत्य ने मृत्यु को टाल दिया। मौत टली नहीं, तेरे ऊपर आ गई है नौटंकी। तू जो भी है, तूने गलत जगह पर टांग अड़ा दी है। चंडी का नाम है मेरा। मौत को तो मैं साथ लेकर ही घूमती हूँ, चाहिए तो ले लो। वैसे मौत पर तुम जैसे लोगों के लिए ऑफर में अच्छा डिस्काउंट है, लेकिन मुझे लगता है कि तुम लोगों को तो मौत भी नसीब नहीं है। चलो, तुम्हारी जेल की रसीद काट कर मैं तो निश्चित हो लूँ, फिर जो करना हो यहाँ की पुलिस करेगी। तुम फिरंगी हर बात को मजाक समझते हो। हमारे एजेंट्स हर स्तर पर सक्रिय हैं। अगर इस लेवल पर हमारा मिशन फेल हो भी गया तो अटैक अगले स्तर पर होगा। वे सैटेलाइट्स कभी नहीं उड़ेगी। पर तुम शैतानों की दुनिया को गुलाम बनाने की हसरत कभी पूरी नहीं होगी। हम तुम्हें सैटेलाइट नेट के जरिए इस दुनिया पर कब्जा नहीं करने देंगे। मेरी ही बनाई सैटेलाइट पर कमबख्त क्यों आग लगाए हुए हैं? इनको समझ क्यों नहीं आता कि इससे सिर्फ चंद देशों की ही नहीं, पूरी मानवता को फ़ायदा होने वाला है। और यह भैया का कोई फ़ोन क्यों नहीं आया? दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जो चंडिका है वो सुपर कमांडो ध्रुव की बहन है श्वेता। और इस सुपर कमांडो ध्रुव को भी नहीं पता है कि श्वेता ही चंडिका है। उसको लगता है कि श्वेता की दोस्त चंडिका है। पता नहीं उसे मेरा मैसेज मिला भी या नहीं। मैंने तो मैसेज भेजते ही फ़्लाइट पकड़ ली थी। अभी उससे कॉन्टेक्ट्स भी नहीं हो पा रहे हैं। हे भगवान, बस उन आतंकवादियों ने अपना अगला कदम हिंदुस्तान में भी पहले ही ना उठा लिया हो। यह कदम उठाना तो हमारे लिए बच्चों का खेल था। आखिरकार 5 सालों तक छिपकर रहना और पुलिस ऑपरेटर की चुपचाप नौकरी करते रहना काम आ ही गया। वरना ना हम लगातार पुलिस के मैसेज सुन पाते और ना ही हमारे सामने यह साफ हो पाता कि सैटेलाइट्स और लॉन्चिंग साइट पर तो परिंदा भी पर नहीं मार सकता। पर वे मूर्ख गाड़ी की सुरक्षा देने के चक्कर में ड्राइवर को भूल गए। सैटेलाइट्स की सुरक्षा के लिए मिलिट्री और तुम साइंटिस्ट्स को एक कांस्टेबल तक नहीं दिया गया। अब वे सैटेलाइट वाले रॉकेट्स उड़ेंगे कैसे, जब उनको उड़ाने वाला चीफ प्रोजेक्ट डायरेक्टर मिस्टर दम्भी हमारे कब्जे में है। तुम लोग यह ठीक नहीं कर रहे हो। तुमने पुलिस को नहीं, मिलिट्री को चुनौती दी है। हमारे देश की असीमता पर हाथ डाला है तुमने। अगर तुम्हारी पुलिस मिलिट्री इतनी ही समझदार है तो पुलिस बैंड पर चिल्ला चिल्ला कर अपनी सुरक्षा की पोल क्यों खोल रही है? और तो और तुम्हारे आने जाने के रास्ते और रूटीन तक को खुलेआम डिस्कस कर रहे हैं गधे।
गधे तो वो होते हैं जिनको चारा खिलाया जाता है। मुझे पकड़ने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रॉकेट तो लॉन्च होकर ही रहेगा, चाहे तुम मेरी मौत का लाइव टेलीकास्ट करवा दो। आइडिया तो अच्छा है। तुम हिंदुस्तानी कुछ पागल हो क्या? खुद ही अपनी तबाही के तरीके उगलते रहते हो। ए हिंदुस्तान के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी। रोको। हिंदुस्तान से कल सुबह 5 सैटेलाइट छोड़ी जा रही है। अगर वह छूटी तो उस प्रोजेक्ट के चीफ डायरेक्टर की जान भी छूट जाएगी। ओ नहीं, जिसका डर था वही हो रहा है। मुझे किसी भी तरह इन्हें ढूंढकर रोकना होगा। गुड, यह लाइव टेलीकास्ट है। मैं शायद इनकी टेलीकास्ट फ्रीक्वेंसी को पकड़कर इनकी लोकेशन को जान सकूं। 1 घंटे के अंदर अगर उन सारी सैटेलाइट्स और रॉकेट्स को नष्ट नहीं किया तो वहाँ के बजाय धमाका यहाँ मिल गई लोकेशन इसकी खोपड़ी के अंदर होगा। याद रखना, सिर्फ 60 मिनट और अब बचे हैं 59 मिनट। यह लोकेशन तो राजनगर के पास की लॉन्चिंग साइट की है, यानी यह स्पेस सेंटर की सैटेलाइट के किसी गुप्त चैनल को यूज कर रहे हैं। इनका कोई भेदिया स्पेस सेंटर में भी है। अगर मैंने उस शख्स को ढूंढ लिया तो मिस्टर दम्बी को बचाना आसान हो जाएगा। पर यह भैया कहाँ गया? उसका रिसीवर नेटवर्क एरिया से बाहर क्यों बता रहा है? आखिर भैया है कहाँ? यह क्या महानगर का पॉल्यूशन है भाई। प्रलय का संकेत समझ इसे। बात मजाक में कही गई थी, पर कहने वाले के जीभ पर सरस्वती देवी विराज रही थी। प्रलय ने दस्तक दे दी थी। यामिनी, कहाँ छिपी है तू? मेरे अंग पुत्रों, जाओ चारों तरफ ढूंढो यामिनी को। उसके संकेत मुझे मिल रहे हैं। वह महानगर के इसी इलाके में है, 3 किलोमीटर के दायरे में। बस हमें दिशा का पता लगाना है। फैल जाओ और यामिनी को दबोच लो। यह समझना आपकी भूल थी कि मानवों के बीच में रहकर आप हमसे छुप सकती है। मिल गया निशाना। यामिनी के मिलने की खबर अंडमान तक भी जा पहुंची थी और किसी और तक भी। अभिवादन स्वीकार करे कुमारी यामिनी। किया, पर उचर भी लेते। जाओ छाया अंडमान, अगर जा पाओ तो। ओह, यह तो पूरी इमारत ही लेने के चक्कर में है। इमारत से बाहर आना ही पड़ेगा। अब कृपया बता दे कि वह ब्लैक एक्सप्रेस कहाँ पर है, ताकि हम इस समय की बर्बादी को रोक सकें। सही याद दिलाया। समय बर्बाद कर रही हूँ मैं, क्योंकि अंडमान और उसके बाकी शैडो गैंग वाले अब तक मुझे घेरने की प्रक्रिया शुरू कर चुके होंगे और अभी मेरे पास उनका सामना करने का ना तो समय है और ना ही पर्याप्त साधन। रेस खत्म, जीते हम। अब जल्दी से वो डार्क स्फीयर्स हमारे हवाले कर दो और कोशिनी का हश्र भी बता ही दो और चलो वापस तल क्षेत्र के अपने आरामदायक सेल में। डार्क स्फीयर्स, ये क्या भला है? मुझे नहीं पता कि डार्क स्फीयर्स क्या है और कहाँ है। ओह, और हाँ, वह तेरी भोली भाली स्वामी भक्त कोशिनी 1 नंबर की चालाक लोमड़ी और गद्दार है। मैं उससे मिली तक नहीं। जा ढूंढ उसे और मेरा पीछा छोड़। मुझे तल क्षेत्र वापस नहीं जाना। अब वहाँ पर है क्या मेरे लिए? तेरा आत्मविश्वास बता रहा है कि तू झूठ बोल रही है, वरना इतनी देर तक मेरे सामने रहने के बाद तू अब तक बेहोश हो चुकी होती। रही तल क्षेत्र जाने की बात, तो वहाँ पर मैं हूँ, तुम्हारा होने वाला पति। शायद तुम भूल गए, नेगेटिव सपने नहीं देखा करते। यह शक्ति तेरी नहीं हो सकती। अब तो यह बात पक्की हो गई कि तुझे डार्क स्फीयर्स से ऊर्जा मिल रही है, या फिर स्फीयर्स अभी भी तेरे पास ही है। मैं अंडमान की शक्तियों से नहीं लड़ सकती,
फिलहाल यहाँ से भागना पड़ेगा, और वह भी बिल्कुल सीधे रास्ते से। रुक जा यामिनी, अब तू मेरी नज़रों से दूर सिर्फ एक ही सूरत में जा सकती है, मर कर। नहीं, अगर यह वार मुझे लगा। यह क्या, कोई बीच में आ गया? पर कौन? अरे कौन है तू? निर्बल पर वार को अत्याचार कहते हैं, और अत्याचारी को निर्बल बनाने वाले को नागराज कहते हैं। नागराज, तू जो भी है, पर तूने आत्महत्या करने का नायाब तरीका चुना है। अब तू अंधेरे की दुनिया में अपने अस्तित्व को ढूंढेगा, जिंदा रहेगा, पर उस अंधेरे में खुद को भी ढूंढ नहीं पाएगा। नागराज, मैंने सुना है तुम्हारे बारे में, तुम एक रक्षक हो, ब्रह्मांड रक्षक। मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगी, सोख लूंगी मैं इस वार को। सोख यही तो चाहता हूँ मैं, अपनी अंध ऊर्जा का तुमसे स्पर्श, एक बार का स्पर्श, और फिर जिंदगी भर की गुलामी। जरूर सोखूंगी। वैसे भी नागराज के अंधकार में बदलने के बाद तू कौन सा मेरा पीछा छोड़ देगा? पर ओह, नागराज कलाई से चमकते सर्प निकाल रहा है। जगमगाते सर्प छाया कणों को वापस पलटा रहे हैं। जाहिर है अंधकार प्रकाश से विपरीत दिशा में जाएगा। जगमग सर्पों ने पहले नागराज पर छाई छाया को सोखा, और फिर वे अंडमान की तरफ उड़ चले। अब यह तो ज्यादती है। अंडमान को प्रकाश मिठा रहा है। तू घबरा मत, तुझको अपना बनाए बगैर अंडमान मिटने वाला नहीं है। वैसे भी यह हरी त्वचा वाला जो वार सह गया है वह घातक नहीं था, सिर्फ एक संपर्क वार था, तुमसे संपर्क साधकर वश में करने के लिए। वार तो मैं अब करूँगा। अगर यह बीच से नहीं हटा, तुम मुझे अपराधी नहीं लगते। तुम्हारा मकसद कुछ और ही है। कौन हो तुम और इस लड़की से क्या चाहते हो? अंडमान कहते हैं मुझे, और यह लड़की मेरी मंगेतर है। इसके पिता ने खुद इसका हाथ मेरे हाथों में दिया था। यह हमारी आपसी मामला है। तुम इस मामले के बीच में आओगे तो परछाई बनकर रह जाओगे। मुझे तो इस लड़की और तुम में कोई समानता नहीं दिखती, और पिता की इच्छा का मैं सम्मान तो करता हूँ, पर लड़की की इच्छा ही अंतिम होती है। जाओ, जहाँ से आए हो वहाँ वापस लौट जाओ। अब मैं अपने क्षेत्र में और विनाश बर्दाश्त नहीं करूँगा। बर्दाश्त करने की आवश्यकता पड़ेगी भी नहीं, क्योंकि परछाइयाँ कुछ महसूस नहीं करती। छाया जगत में तुम्हारा स्वागत है नागराज। यह वार मेरा क्या करेगा यह मुझे पता नहीं है। इस बार मैंने अपने शरीर को सूक्ष्म सर्पों की परत में ढककर सुरक्षित कर लिया था। छाएं छिन्न भिन्न नहीं होती नागराज, पर हाड़ मांस के शरीर के चिथड़े जरूर होते हैं। तेरे शरीर में ऊर्जा सोखने की कुछ अद्भुत क्षमता है। इतनी काली ऊर्जा में तो एक बहुमंजिला इमारत कोयला बन जाती है। तो इनको सिर्फ मेरी परछाई ही मिलेगी। नहीं सॉरी, बहुमंजिला इमारत कोयला बन जाती है, यानी डोज बढ़ानी पड़ेगी। नागराज बचो, यह वार तुम्हें परछाई में बदल कर ही दम लेगा। परछाई चाहिए तो इनको सिर्फ मेरी परछाई ही मिलेगी, पर जल्दी इस काली ऊर्जाधारी से निपटने का स्थायी रास्ता ढूंढना होगा, वरना यह लड़ाई लंबी और खतरनाक। यह क्या हो रहा है? यह कैसे संभव है? संभव है नागराज, तुम अपनी परछाई के द्वारा इनसे जुड़े हुए हो, और परछाई यह वार तुम तक पहुंचा रही है। चलो, अच्छा हुआ। अच्छा हुआ कैसे? हाँ, अब मुझे अपने बचाव पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। मेरे शरीर के नाग इस छाया प्रभाव को तेज़ी से फैलने नहीं देंगे, और इस दौरान मैं इस छाया का प्रभाव को काबू में कर लूँगा। और ऐसा करने का सबसे आसान और सीधा तरीका है इस छायावार की जड़ को ही उखाड़ फेंकना। जड़ जिसका नाम है अंडमान। नागराज समझ नहीं पा रहा है कि उसके अंदर छाया प्रभाव को फैलने से रोकने की क्षमता नहीं है।
अंडमान पिट नहीं रहा है, वह छायावार के फैलने का इंतजार कर रहा है ताकि वह नागराज को अपना बंधक बना सके। नागराज बंधक बनने की राह पर खुद ही चल पड़ा था और वहाँ से कुछ ही दूर पर कोई संसार के बंधनों से मुक्त होने वाला था। ISI के एरिया चीफ, अच्छा हुआ आप लोग खुद यहाँ आ गए। अब देखिए कि मैं कैसे आपकी आंखों के सामने इस देश की तरक्की को एक फूंक से उड़ा देता हूँ। हिंदुस्तान को यह लॉन्च रोकना होगा। लाइव टेलीकास्ट के सिग्नल की लोकेशन यही थी। अब मुझे बस उस शख्स का पता करना है जो यहाँ से सिग्नल को रूट कर रहा है। फिर उसके जरिए मुझे षड्यंत्रकारियों तक पहुँचने में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। सिग्नल इस स्टोर रूम से आ रहे हैं। यहाँ पर तो एक ही है। हेलो। चंडिका ने शिकार को चकित तो कर दिया था, पर अब चकित होने की बारी चंडिका की थी। उफ, इतनी फुर्ती! यह तो ट्रेंड आतंकवादी लगता है। फुर्तीला है तू, जेल में भी फटाफट जाएगा। बस बहुत हो गया, हमें जान लेने की ट्रेनिंग नहीं दी जाती। मियाद ख़त्म हुई काफिरो, तुमने अपने कदम पीछे नहीं खींचे, पर अगर जान लेनी पड़ी तो अब मुझे चाकू की धार इसकी गर्दन पर खींचना होगा, धीरे धीरे। अब स्क्रीन की रोशनी में तेरा चेहरा साफ। अरे तू तो अब पूरी दुनिया इसकी कुर्बानी देखेगी। इसके जिम्मेदार होगे तुम। सर, क्या यह सच में ऐसा करेगा सर? लगता तो है कि आज कुर्बानी होकर ही रहेगी। तो मेरी कुर्बानी का नज़ारा पूरी दुनिया देखेगी? ज़रूर देखेगी। यहाँ मैंने पूरे गैंग के साथ ही मेरे आका देख रहे हैं और तेरे आका भी देखेंगे। यानी यहाँ पूरा तुम्हारा गैंग है? बिना शक। तो फिर कुर्बानी की प्रक्रिया को शुरू किया जाए। अब बोलो, सबसे पहला बकरा कौन बनेगा? जैसे ही मैंने तुम्हें पहचाना वैसे ही मैं समझ गई थी कि ध्रुव को श्वेता का मैसेज मिल गया है। पर यह स्कीम फटाफट बनी कैसे? पीटर, और स्कीम है क्या? सुनाती जाओ, सरदार भी यही पूछ रहा है। तूने हमारे प्लान को चौपट कैसे किया? तुम्हारा प्लान? ना, तुम तो मेरे प्लान पर काम कर रहे थे। मैंने कहा था ना कि गधा तो वह होता है जो चारा खाता है। मिस्टर धम्बी की मतलब मेरी स्थिति बताने वाले जो पुलिस कंट्रोल रूम वाले तुम्हें बेवकूफ़ लग रहे थे, वह असल में तुम्हें चारा डाल रहे थे। और अब वह चारा तुमने गधों की तरह बिना सोचे समझे बड़े चाव से खा भी लिया। अब तुम्हारा पूरा गैंग यहाँ पर है। बस इतना बता दो कि जेल सीधे जाना चाहोगे या अस्पताल होकर आओगे। बड़ा चालाक बनता है तू, पर तूने हमारे हाथ से AK-47 लेकर तोप थमा दी है। लाइव टेलीकास्ट तो होगा, पर अब तेरी मौत का। ख़त्म कर दो इसे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। मिलते हैं इसके अगले भाग में, अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।